गुजरात के थे ना मुस्लिम जज, क्या नाम था, उन्होंने अमित शाह को शायद जेल भिजवाया था। अखिल कुरैशी, अखिल कुरैशी, अखिल कुरैशी, अखिल कुरैशी। सारे के सारे लोग जो भी उनको जानते थे वो कहते थे कि हिंदुस्तान के बेस्ट जज, सुप्रीम कोर्ट में भी सारे जजेस से बेहतर है। लेकिन क्योंकि उन्होंने अमित शाह को जेल में भेज दिया था तो सरकार तो बिल्कुल किसी हालत में उनको नहीं आने देना चाहती थी। मेन सवाल है आज न्यायपालिका की स्वतंत्रता का। हमारे लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि न्यायपालिका सरकार से स्वतंत्र हो। और उसके लिए जैसे मैंने बोला, इन्होंने ये तय किया था संविधान में कि कार्यपालिका को, सरकार को कोई अधिकार नहीं होगा जजों के खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग या कुछ चलाने का, सिर्फ इम्पीचमेंट कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि खासकर मोदी काल में न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर बहुत बड़ी आंच आई है। बहुत हद तक न्यायपालिका की स्वतंत्रता खत्म हुई है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि इस तरह के फैसले लगातार आते जा रहे हैं। जैसे उमर खालिद का आ गया, बहुत सारे, इतने सारे फैसले, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का आ गया था, दूसरा बहुत सारे फैसले आए। अब कुछ अच्छे भी फैसले आए हैं बीच में, ऐसा नहीं है कि सारे जज जो हैं सरकार के तरफ झुके हुए हैं। कई जजेस अभी भी इंडिपेंडेंट हैं और अभी भी स्ट्रांग भी हैं, लेकिन अधिकतर जजेस जो हैं अब इंडिपेंडेंट नहीं रह गए। और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस ख़त्म होने के कई कारण हैं। एक तो खैर बड़ा कारण ये है कि रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे जजेस को जॉब्स दिए जाते हैं। किसी को ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बना दिया जाता है, किसी को राज्यसभा मेंबर बना दिया जाता है, किसी को लोकपाल बना दिया जाता है, किसी को कोई और कमीशन का चेयरमैन बना दिया जाता है, किसी को गवर्नर बना दिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा लोभ होता है जजों में कि हमको, अच्छे अच्छे जजों में भी ये लोभ होता है कि भाई हमको रिटायरमेंट के बाद कोई और नौकरी मिल जाए। और उसका एक बड़ा कारण ये है कि इन लोगों को इतने बड़े बड़े बंगले दिए गए हैं, हजार करोड़ या 5-5 हज़ार करोड़ उसकी वैल्यू है उस बंगले की, और लुटियंस जोन में, और बड़े बड़े गार्डन हैं, 3-3 एकड़ के लॉन हैं। तो एक बहुत बड़ा लोभ तो सिर्फ इस वजह से होता है अच्छे अच्छे जजों में भी कि हमको वो बंगला बरकरार रहे, और कोई कमीशन वगैरह में अगर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में चले जाएंगे तो वो बंगला बरकरार रहेगा। और यही बात अरुण जेटली ने बोली थी कि द पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स ऑफ जजेस इन्फ्लुएंसेस देयर प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स। और ये बिल्कुल बात सही है। जजों को पता होता है कि अभी 1-2 साल में रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद उनको कोई पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स देने में चीफ जस्टिस भी इन्वॉल्व होता है, और कुछ जॉब्स में तो चीफ जस्टिस नहीं इन्वॉल्व होता है। आप किसी को गवर्नर बना दें, राज्यसभा का मेंबर बना दें, उसमें तो चीफ जस्टिस, लेकिन किसी कमीशन में, ह्यूमन राइट्स कमीशन में, किसी और कमीशन में चीफ जस्टिस भी होता है, गवर्नमेंट भी होती है। पर जजों को ये पता होता है कि भाई गवर्नमेंट जो चाहती है, अगर उनके चाहने के बगैर तो हमको कोई जॉब मिल ही नहीं सकता, अगर वो चाहेंगे तभी हमको वो जॉब मिल सकता है। तो इसलिए वो सरकार की तरफ झुकने लगते हैं। दूसरा बड़ा कारण ये है कि आजकल देखिए, अपॉइंटमेंट्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस बरकरार रखने के लिए अपॉइंटमेंट सरकार के हाथ में नहीं हो सकते, अपॉइंटमेंट्स भी न्यायपालिका के हाथ में होंगे। और 5 सीनियर जजेस का कोलिजियम तय करेगा कि किसका अपॉइंटमेंट होना चाहिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। सरकार को बस एक अख्तियार है, वो अगर उनको कोई नाम ठीक नहीं लगता तो वो नाम वापस भेज सकते हैं कि भाई हमको ये नाम ठीक नहीं लगता इस वजह से। उसके बाद अगर कोलिजियम यूनानिमसली उस नाम को फिर से कहता है कि नहीं, आपका जो ऑब्जेक्शन है वो ठीक नहीं है, हम सब यूनानिमसली ये सोचते हैं कि भाई इस जज का अपॉइंटमेंट होना चाहिए, तब उसका अपॉइंटमेंट होना होगा। फिर सरकार उसको रोक नहीं सकती। लेकिन मोदी काल में ये हुआ है, हमने 2 चीज़ें देखी। एक तो ये, जब उनको कोई अपॉइंटमेंट अच्छा नहीं लगता तो वो उस नाम पर ना तो हाँ कहते हैं ना कहते हैं, उस पर बस बैठे रहते हैं। मान लीजिए 6 जजों का नाम भेजा गया, उसमें से सरकार को 3 नाम नहीं अच्छे लगे, 3 ठीक लगते हैं, या 2 नाम नहीं अच्छे लगे, 4 ठीक लगे। जो सरकार को लगता है कि भाई ये लोग तो बिल्कुल
सरकार की तरफ ही झुकाव रखेंगे, या इनको हिम्मत नहीं है कि सरकार के खिलाफ कुछ कर लें, या ये बेईमान हैं तो इनको हम ब्लैकमेल कर सकते हैं, उन पर तो वो आपत्ति नहीं जताते, उन पर तो कह देते हैं हाँ ठीक है इनको तो बनने दीजिए। जहां उनको ये लगता है कि ये लोग इंडिपेंडेंट हैं और सरकार के खिलाफ खड़े हो सकते हैं और इनमें कोई ऐसी कमज़ोरी नहीं है जिसको सरकार एक्सप्लॉइट कर सके, वहाँ पर वो ना तो हाँ बोलते हैं ना बोलते हैं, बैठे रहते हैं, कई कई साल तक बैठे रहते हैं। अगर कोई चीफ जस्टिस कहता है कि भाई आप हमने ये नाम भेजे थे, आपने कुछ हाँ ना कुछ भी नहीं बोला, बोलिए तो कुछ तो बोलिए, तो कभी कभी सरकार ना बोल के वापस भेजती है। और उस पर कई बार जब कोलिजियम यूनानिमसली भी उस नाम को रीइटरेट करता है, तब भी सरकार, ये मोदी सरकार ने ऐसा किया है, पहली बार हुआ है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो फिर भी नोटिफिकेशन इशू नहीं करते। और हम लोगों ने कम से कम 12-15 केसेस ऐसे देखे हैं जहां कोलिजियम ने यूनानिमसली रीइटरेट किया तब भी नोटिफिकेशन इशू नहीं किया गया। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को करना ये चाहिए था कि या तो लॉ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर को सीधा कंटेम्प्ट नोटिस इशू करें कि भाई आप हमारे जजमेंट्स की अवहेलना कर रहे हैं, या फिर ये कह दें जो गवर्नर के केस में शुरू में बोला था इन्होंने कि अगर गवर्नर 3 महीने के अंदर हाँ ना कुछ नहीं बोलता, कोई बिल अगर भेजा जाता है तो उसको डीम्ड एसेंट या डीम्ड अप्रूवल माना जाएगा। जजों को ओथ तो कोर्ट जजेस ही दिलाते हैं, चीफ जस्टिस दिलाता है, तो अगर वो कह देते कि 3 महीने तक अगर सरकार जवाब नहीं देती है तो डीम्ड एसेंट माना जाएगा, हम उस जज को ओथ दिलवा देंगे, लेकिन वो नहीं कर रहे। खैर अब तो दूसरी और बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। अब तो ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई है कि 5 जो कोलिजियम में जजेस होते हैं उसमें से एक ना एक सरकारी जज तो होता ही है, और देयरफॉर यूनानिमस रीइटरेशन होना करीब करीब इम्पॉसिबल हो गया है। तो अब चीफ जस्टिसेस ये कर रहे हैं कि जहां उनको दिखता है कि सरकार की आपत्ति है इस नाम से, इसको तो वो कभी मानेंगे ही नहीं, तो वो नाम भेजते ही नहीं, और फिर वो कह देते हैं कि देखिए 3 नाम हमारे हैं, 3 नाम आपके हैं, आप इन 3 नाम में तो आपको कोई खास आपत्ति होगी नहीं, इनको अपॉइंट कर दीजिए। और यही चल रहा है, और इसका रिजल्ट ये है कि जो बहुत इंडिपेंडेंट जजेस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट हो ही नहीं पा रहा है। एक वो गुजरात के थे ना मुस्लिम जज, क्या नाम था, जस्टिस नहीं, बहुत ही बढ़िया जज थे, सारे लोग गुजरात के कहते थे कि उन्होंने अमित शाह को शायद जेल भिजवाया था, सारे लोग कहते थे कि ये बिल्कुल हिंदुस्तान के बेस्ट जज हैं। अखिल कुरैशी, अखिल कुरैशी, अखिल कुरैशी, अखिल कुरैशी, सारे के सारे लोग यूनानिमसली, हमने तो कम से कम 10 लॉयर से ये बात सुनी है, जो भी उनको जानते थे वो कहते थे कि हिंदुस्तान के बेस्ट जज, सुप्रीम कोर्ट में भी सारे जजेस से बेहतर हैं। लेकिन क्योंकि उन्होंने अमित शाह को जेल में भेज दिया था तो सरकार तो बिल्कुल किसी हालत में उनको नहीं आने देना चाहती थी, तो इन लोगों ने फिर हिम्मत ही नहीं करी उनको रेकमेंड करने की, जबकि सब जानते थे कि ये बिल्कुल बेस्ट जज हैं, सीनियर मोस्ट भी थे, सीनियर मोस्ट एंड बेस्ट, तब भी नहीं। तो अब होता ये है कि जैसे अभी इन्होंने गवई साहब ने एक अपने नेफ्यू को बनवा दिया हाईकोर्ट जज, एक अपने जूनियर को बनवा दिया, एक अपने सीनियर के बेटे को बनवा दिया, और जिस हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने उन तीनों का नाम रेकमेंड किया उसको सुप्रीम कोर्ट में बना दिया, और गवर्नमेंट से ये समझौता कर लिया कि भाई इन 3 के नाम पर आप आपत्ति मत करिए, और आप जिसको चाहते हैं आप एक नाम बता दीजिए, जिसको चाहते हैं उसको हम सुप्रीम कोर्ट ले आएंगे। उन्होंने नंबर 57 या 67 जो सीनियरिटी में थे, ऑल इंडिया सीनियरिटी में, ये पंचोली, उनको रेकमेंड कर दिया, तो इन्होंने उनको बना दिया, और कोई रीज़न नहीं दिया कि भाई नंबर 57 को आप क्यों चुन रहे हैं, फर्स्ट 56 में क्या खराबी है। यानी पंचोली के बारे में कोई भी ये नहीं, जैसे अखिल कुरैशी के बारे में सब ये कहते थे कि हिंदुस्तान के बेस्ट जज हैं, अखिल कुरैशी के बारे में कोई ये नहीं कहता था, इनके बारे में, पंचोली के बारे में, कि भाई ये इनमें कोई भी खासियत है। एक खासियत थी कि उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ कोई फैसला दिया था। तो एक ये तरीका हो गया है, और एक तो खैर ये हम देखते हैं कि जब कोई बहुत स्ट्रांग फैसिस्ट गवर्नमेंट होती है, जैसे इमरजेंसी में भी एक फैसिस्ट गवर्नमेंट दिख रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट के भी कई जजेस हेबियस कॉर्पस केस में डर गए थे। हाई कोर्ट के नहीं डरे थे, हाई कोर्ट के तो 10 हाई कोर्ट्स ने फैसला दिया कि ड्यूरिंग इमरजेंसी इवन हेबियस कॉर्पस इज मेंटेनेबल, फंडामेंटल राइट्स चाहे सस्पेंडेड हों,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 5 में से 4 जजेस डर गए, एक ने बस हिम्मत करी, जस्टिस खन्ना ने, ये कहने की भी कि हाँ फंडामेंटल राइट्स चाहे सस्पेंडेड भी हों लेकिन हेबियस कॉर्पस तो मेंटेनेबल है। तो आज भी एक फांसीवादी सरकार जजों को दिखती है, जो सरकार हर तरह की चीज़ें करने के लिए तैयार है, बुलडोज़र चला देती है, लोगों को बिल्कुल बेबुनियाद केसेस में अरेस्ट कर लेती है, कुछ भी जो चाहे कर रहे हैं करोड़ों लोगों के नाम वोटर्स लिस्ट से उड़ा दिए वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे जज जो ईमानदार भी होते हैं लेकिन जिनमें इतनी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, वो डर जाते हैं कि भाई हम ऐसी सरकार से क्यों पंगा लें, अरे छोड़ दो, चलने दो, जो चाहते हैं होने दो, इस तरह का एटीट्यूड हो जाता है। लेकिन एक बहुत ख़तरनाक तरीका इस सरकार ने अख्तियार किया है, वो सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, सीबीआई, आईबी, ईडी, इनकम टैक्स, सबसे कह देते हैं कि भाई जो जज चीफ जस्टिस है या चीफ जस्टिस बनने वाला है उसके ऊपर पूरा डोजियर बनाकर दो हमको कि उन्होंने कभी कोई गलत काम तो नहीं किया, उनके बीवियों ने कोई गलत काम तो नहीं किया, उनके बच्चों ने कोई गलत काम तो नहीं किया। और जिस जज के बारे में कुछ भी कमज़ोर नब्ज़ पकड़ में आ जाती है, उसको उस कमज़ोर नब्ज़ के आधार पर फिर ब्लैकमेल किया जाता है। ये एक बहुत बड़ा, बहुत ही ख़तरनाक तरीका, और ये पूरी दुनिया में यूज़ होने लगा है। जैसे एप्स्टीन टेप्स के बारे में आप सुनते होंगे अमेरिका में। एप्स्टीन क्या कर रहा था? एप्स्टीन वॉज clearly running a blackmailing racket. He was using these girls to honey trap these powerful politicians, other businessmen, etc., and then using that honey trap to blackmail them. Unfortunately ये बहुत लोगों की कमज़ोरी होती है, तो उसके आधार पर वो ब्लैकमेल कर रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट बन गया है ऑफ इन्फ्लुएंस, ब्लैकमेल। एंड अनफॉर्चुनेटली ये इंस्ट्रूमेंट जुडिशरी के ऊपर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसकी वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत बुरी तरह से चरमराई हुई। और ये एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है जो हो रही है, क्योंकि देखिए अगर न्यायपालिका ही ढह जाए तब तो फिर सरकार बिल्कुल अनचेक्ड हो जाती है, क्योंकि मेन चेक सरकार के ऊपर न्यायपालिका ही होती है। तो और इसलिए भी हम लोग कहते हैं कि अपॉइंटमेंट्स के लिए भी एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट जुडिशल अपॉइंटमेंट्स कमीशन होना चाहिए। देखिए पहले तो जब सरकार अपॉइंटमेंट करती थी तब वो तो बहुत ही खतरनाक था। उस समय तो इंडिपेंडेंट, अगर आज के माहौल में सरकार के पास पावर होती अपॉइंटमेंट्स की तो एक भी इंडिपेंडेंट जज का अपॉइंटमेंट हो ही नहीं सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में ले लिया, ये अच्छा किया उस तरह से कि कम से कम कुछ इंडिपेंडेंट जजेस का तो फिर भी अपॉइंटमेंट हो जाता है। लेकिन इस सिस्टम में भी भाई भतीजावाद खूब चलता है। कोई सिस्टम नहीं है, कोई क्राइटेरियन नहीं है, बिल्कुल आर्बिट्ररी अपॉइंटमेंट्स होते हैं, खूब भाई भतीजावाद चलता है। लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग जजेस अपॉइंट हो जाते हैं। तो हमको ये सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट्स भी बदलने की ज़रूरत है और एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट जुडिशल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बनाने की ज़रूरत है। पहले जो बनाया गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया, इसलिए स्ट्राइक डाउन कर दिया था, उन्होंने बोला कि भाई इसमें तो चीफ जस्टिस भी है, इसमें तो लॉ मिनिस्टर भी है, इसमें तो सेक्रेटेरिएट भी लॉ मिनिस्ट्री के पास होगा, तो इसकी इंडिपेंडेंस तो ठीक नहीं है, इस वजह से स्ट्राइक डाउन कर दिया। लेकिन ये एक फुल टाइम बॉडी होनी चाहिए। अभी तो उसमें भी एक्स ऑफिशियो बॉडी थी, 3 सिटिंग जजेस, लॉ मिनिस्टर, ये लोग तो वैसे ही बहुत बिजी हैं, इनके पास तो समय ही नहीं है। अगर आपको हर साल 100 जजेस का चयन करना है, जो हर साल करना चाहिए, 100 हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस का हर साल चयन होना चाहिए, तो उसके लिए आपको कम से कम 1000 लोगों का पूरा बायोडेटा, पूरा उनका रिकॉर्ड एग्जामिन करना पड़ेगा। एक पूरा क्राइटेरिया ले डाउन करना पड़ेगा कि किस आधार पर आप सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद उनको एग्जामिन करना पड़ेगा। ये सिटिंग जजेस या लॉ मिनिस्टर नहीं कर सकते। इसके लिए आपको फुल टाइम बॉडी चाहिए, फुल टाइम बॉडी ऑफ मे बी रिटायर्ड जजेस, अदर पीपल। जैसे इंग्लैंड में एक बड़ी सी बॉडी है जुडिशल अपॉइंटमेंट्स के लिए, जिसमें सिर्फ रिटायर्ड जजेस ही नहीं, दूसरे लोग भी हैं, और वो लोग पूरा एक डिटेल्ड क्राइटेरिया ले डाउन करते हैं, उसके आधार पर सिलेक्शन वगैरह करते हैं। हम लोगों को वो करना पड़ेगा। तो रिफॉर्म्स तो बहुत सारे करने की ज़रूरत है जुडिशरी में, अपॉइंटमेंट्स के बारे में, अकाउंटेबिलिटी के बारे में। इनफैक्ट
और भी अबाउट स्पीडिंग अप द जुडिशरी वगैरह वगैरह, लेकिन करेगा कौन? ये लोग तो करना नहीं चाहते, ना तो सरकार करना चाहती है। सरकार को तो ये सूट करता है कि जुडिशरी की कोई जवाबदेही ना हो, वो बस हमारा काम करते रहें, उसके बाद अगर भ्रष्टाचार करते हैं तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे खिलाफ कुछ ना करें, वो ये चाहते हैं। ना तो सरकार करना चाहती है रिफॉर्म, ना ही जुडिशरी करना चाहती है। जुडिशरी भी यही चाहती है कि भाई ये हमारी कोई जवाबदेही ना रहे। तो अब कौन करेगा, कैसे होगा? तो जब तक कोई बड़ा दबाव सरकार के ऊपर और न्यायपालिका के ऊपर नहीं पड़ता और कोई बड़ा पब्लिक मूवमेंट नहीं खड़ा होता, तब तक ये सब नहीं होगा। क्योंकि जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं एक प्रॉपर फंक्शनिंग जुडिशरी में, वो तो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं, वही भुक्तभोगी हैं, उन्हीं को खड़ा होना पड़ेगा। लॉयर्स वगैरह जो हैं, लॉयर्स ठीक है, उसमें से कुछ लॉयर्स उसको लीड कर सकते हैं, लेकिन मूवमेंट तो जनता की तरफ से, सिविल सोसाइटी की तरफ से, सिटीजन्स की तरफ से खड़ा होना पड़ेगा। तब जाकर, अगर उसका दबाव बनता है, तब जाकर कुछ रिफॉर्म होगा। ये उतना ही बड़ा मुद्दा है जुडिशल रिफॉर्म्स का, जुडिशल अकाउंटेबिलिटी का, जुडिशल इंडिपेंडेंस का, जितना बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है। तो इसलिए इस पर भी मूवमेंट खड़ा होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम अब यही हो रही है कि आज जिस तरह के हालात हैं, इन लोगों ने तो इस तरह के हालात पैदा कर दिए हैं कि आप सड़कों पर निकलेंगे तो आपको अरेस्ट कर लेंगे। ये जो सेंगर के मामले में कुछ लोग भी निकले बाहर, तो उनको भी अरेस्ट कर लिया था। पोल्यूशन के खिलाफ कुछ लोग निकले, उनको भी अरेस्ट कर लिया था। ये लोग तो कोई बड़ी गैदरिंग होने ही नहीं देते, कहते हैं कि बस जंतर मंतर पर आप आ सकते हैं, उसके लिए भी 15 दिन पहले परमिशन लीजिए, 100 लोग से ज़्यादा आ नहीं सकते। मतलब बिल्कुल मजाक बना दिया है इस फंडामेंटल राइट का, फंडामेंटल राइट ऑफ पीसफुल असेंबली एंड प्रोटेस्ट। पर फिर भी लोगों को हिम्मत जुटानी पड़ेगी। बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिन पर मूवमेंट होने की ज़रूरत है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिस पर मूवमेंट होने की ज़रूरत है। एनीवे, यही कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद।